दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह समवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हम अपने एमसीक्यू डिस्कशन की अगली कड़ी में आज विश्व के भूगोल से संबंधित 100 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ सामने हैं। हम इन प्रश्नों के उत्तर बताते समय अन्य महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यह हमारा लेक्चर एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ व्यापम की समस्त परीक्षाओं के लिए सहायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम हैं उनमें जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन आता है उसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर करने के लिए हमारा यह वीडियो पर्याप्त होगा। आप इसको तन्मयता के साथ देखें। सीधे हम हर प्रश्न की चर्चा में डिस्कशन के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मौसाम्बी रेंज है जो किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है, यह पूछा गया है। तो दुनिया में कौन सा खनिज कहाँ उत्पादित होता है उसके लिए कुछ फेमस खदानें हैं, उनका नाम भी पूछा जाता है पेपर में, वो हमें ध्यान रखना है। वही प्रश्न यहाँ पूछा गया है इंटरनेशनल लेवल में। मैसाम्बी रेंज है और इस मैसाम्बी रेंज में कौन सा खनिज उत्पादित होता है। तो दोस्तों ये जो खदान है ये लौह अयस्क की खदान है, अमेरिका में है। ठीक, अमेरिका में लौह अयस्क की खदान है, मैसाबी रेंज इसको नाम दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे हम। ठीक, देश का नाम और किस खनिज के लिए जानी जाती है और उस खदान का नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एक तरफ दिया गया है खनिज और दूसरी तरफ दिया गया है उसका उत्पादक देश। हम विश्व के भूगोल को पढ़ रहे हैं, तो हम विश्व के प्रमुख देशों में कौन सा प्रमुख खनिज उत्पादित हो रहा है इसका नॉलेज इस प्रश्न में देखेंगे। खनिज तेल, खनिज तेल के लिए जो जाना जाता है, जैसे हमारे पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, इजराइल, ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात हैं, वैसे ही ये दक्षिण अमेरिका देश है, उसका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा खनिज तेल उत्पादित हो रहा है। तो दक्षिण अमेरिका का यह देश है वेनेजुएला, इसको ध्यान रखेंगे। तांबा, तांबा के लिए जो फेमस है वो है जाम्बिया। इसके अलावा मैग्नीज, मैग्नीज में गैबन। ठीक, और ये बॉक्साइट के लिए जो देश है वो गुयाना। ये जो है दक्षिण अमेरिका के देश हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। खनिज तेल के लिए वेनेजुएला, तांबा के लिए जाम्बिया, मैंगनीज के लिए गैबन और बॉक्साइट के लिए गुयाना। ठीक है, तो ये राष्ट्रों के नाम और खनिज के उत्पादक देश हम इस श्रेणी में इस जोड़ी के माध्यम से जान पाए। आगे बढ़ते हैं। निम्न फसल समूहों में से कौन सा ऐसा फसल है जो जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं। जैव ईंधन का मतलब क्या होता है? बायोमास। बायोमास एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, प्रक्रम है, जिसके द्वारा हम जो परंपरागत जैव ईंधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जब समाप्त हो जाएंगे तो हमारे पास क्या विकल्प है जब हम एनर्जी का प्रोड्यूस कर पाएँ, एनर्जी को प्रोडक्शन के दे पाएँ और आने वाले समय में ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। तो उसके लिए जो हमारी फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनके माध्यम से हम वैकल्पिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकें, इसके लिए कौन सी फसल उपयुक्त हो सकती है, इसके लिए बाकायदा हम टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके और इसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। वही पूछा गया है कि कौन सी फसल उपयुक्त नहीं हो सकती, तो इसमें हम ये भी जान लेंगे कौन उपयुक्त है कौन सी नहीं है। तो यहाँ जो मसूर है, मसूर दाल होती है, चुकंदर फल के रूप में होता है, इससे चीनी भी बनती है, और गेहूँ ये खाद्यान्न फसल है, तो गेहूँ खाद्यान्न के रूप में उपयोग होगा, चुकंदर का उपयोग चीनी बनाने में, मसूर दाल है। तो इस तरीके से ये केवल खाद्यान्न के अंतर्गत आएंगे। बाकी गन्ना से, गन्ना की जो खोई होती है उससे एनर्जी बन सकती है, अपशिष्ट से ऊर्जा, मक्का से, सरसों से, इनका उपयोग एथेनॉल, कृत्रिम एथेनॉल बनाने में होता है। और वर्तमान में सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑयल नीति जो अपनाई है, जिसमें 20% एथेनॉल मिश्रण किया जाएगा परंपरागत जो जैविक जीवाश्म ईंधन है उसमें। ठीक है, तो जेट्रोफा, रतन ज्योत इसको कहते हैं, ये जो है बायोडीजल उत्पादन करने वाला उत्पाद है। गन्ना, पाम, सोयाबीन, मक्का, रेपसीड, इन सब का उपयोग हम बायोमास यानी जो फसल हैं उनके द्वारा हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। 3 नंबर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुक्की का माता चिली किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध स्थान है। जिस तरीके से हमारे भारत में जो डायमंड के लिए फेमस है पन्ना, पन्ना की खदान हीरा उत्पादन के लिए फेमस है, वैसे ही दुनिया भर में जो चुक्की का माटा ये चिली देश में है। चिली एक लंबा देश है दक्षिण अमेरिका का। वहाँ जो अयस्क होता है खनिज,
वह है तांबा, और तांबा उत्पादन के लिए यह फेमस है। चिली में, चिली कौन सा देश है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में चिली में तांबा भी उत्पादित होता है, इसको हम ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका की सुपीरियर झील क्षेत्र किसके लिए फेमस है? दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका एक बड़ा देश है, और यहाँ जो सुपीरियर झील है इसके बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है। हमारा जो ये, अगर आप सांकेतिक रूप से समझें, ये हमारा क्या है? उत्तर अमेरिका, फिर है नीचे ये दक्षिण अमेरिका। तो जो उत्तरी अमेरिका है इसके और बीच में ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ऊपर है कनाडा। इनके बीच विभक्त करने वाली जो लाइन है वो 49वीं समांतर रेखा कहलाती है, 49वीं समांतर रेखा, ठीक। ये दोनों को अलग करती है। तो यहाँ पास जो 5 झीलें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 झीलों को 5 मीठे पानी की झीलें कहा जाता है। ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ठीक है। यहाँ जो खनिज होता है वो लौह अयस्क के लिए यहाँ पास भंडार जो है फेमस है। तो जो कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके मध्य जो 5 मीठे पानी की झीलें हैं उन्हीं में से एक है सुपीरियर झील। जो सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सुपीरियर के बाद मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, ये 5 झीलें हैं, ठीक। वहाँ जो खनिज होता है, उस क्षेत्र में जो खनिज होता है उसको कहते हैं लौह अयस्क। वह क्षेत्र जो मीठे पानी की झीलों का क्षेत्र है, वहाँ सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार पाया गया है। और यहाँ आप एक नाम सुने होंगे, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग यही अमेरिका क्षेत्र में है, और वहीं सबसे ज़्यादा लोहा भी होता है, ठीक। तो लौह इस्पात के लिए फेमस है वह क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन देशों में कौन सा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो दोस्तों, इनमें से लौह अयस्क सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, ये पूछा गया है। तो जो देश है वह, जहाँ सबसे ज़्यादा लौह अयस्क होता है वह है चीन, और चीन में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा है, इसीलिए चीन इस टेक्नोलॉजी में भी आगे है। बहुत सारे प्रोडक्ट लोहा इस्पात के बना करके बेच रहा है दुनिया में। चाइना मॉडल फेमस है, मेड इन चाइना लिखा होता है हर आइटम में लगभग। तो उसका कारण यह है कि वहाँ अच्छे खनिज भंडार हैं चाइना में, और वहाँ जो टेक्नोलॉजी का उच्चतम स्तर देखा गया है, वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है, इसीलिए वहाँ जो कि चाइना की इकोनॉमी है बहुत डेवलप कर रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों, रूर बेसिन जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और यह जो है जर्मनी का है। जर्मनी एक देश है, पश्चिमी जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। तो यहाँ जो रूर बेसिन है वो प्रमुख कोयला के लिए फेमस है, कोयला उत्पादन के लिए, ठीक है। कोयला खनिज के उत्खनन के लिए फेमस है जर्मनी में रूर बेसिन का क्षेत्र। जैसे भारत में जो रूर है, भारत का रूर किसको कहते हैं? तो भारत का रूर प्रदेश, जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश कोयला के लिए फेमस है, वैसे ही भारत में रूर प्रदेश किसको कहेंगे, संज्ञा किसको दी जाएगी? तो वो दी जाएगी छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार है उत्तरी पूर्वी छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिमी पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा, ये समूह में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित होता है, इसीलिए उसको भारत का रूर कहते हैं। और यहाँ जर्मनी में रूर है जो कोयला के लिए फेमस है। ध्यान पढ़ते हैं आगे। यहाँ एक प्रश्न है, कौन सा देश है विश्व का सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कर रहा है? तो कौन सा देश है दोस्तों, कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कर रहा है? केसर एक पौध का उत्पाद है, ठीक है। उसका उपयोग मिठाई और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो मिष्ठान आइटम है उनमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा देश है वो? ईरान है। ईरान में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर में जो केसर के लिए कश्मीर घाटी है, वहाँ जो है सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित देशों में से किस में एक पहली बार उच्च किस्म के बीज विकसित किए गए थे। दोस्तों इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि उच्च किस्म के बीज विकसित किए गए थे, इसका मतलब कि बीजों पर अनुसंधान किया गया था। ठीक है, बीजों में क्या किया गया था, अनुसंधान किया गया था। ठीक है, बीजों में क्या किया गया था, अनुसंधान किया गया था, रिसर्च किया गया था। वो था मैक्सिको में। मैक्सिको में एक व्यक्ति नॉर्मन बोरलाग, नॉर्मन ई बोरलाग, नॉर्मन ई बोरलाग एक ऐसे कृषि वैज्ञानिक रहे जिन्होंने गेहूं की किस्म विकसित करी, हाइब्रिड, गेहूं की अच्छी हाइब्रिड किस्म को विकसित करके यहाँ मैक्सिको में बुवाई करवाई, और बुवाई करवाई तो जो उत्पादन था इसका कई गुना बढ़ गया था, और इस उत्पादन को कई गुना बढ़ जाने के कारण वह हरित क्रांति सफल रही। इसको कह दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या कह दिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन करके खाद्यान्न के उत्पादन बढ़ा दिया गया, जिससे खेतों में फसलें गेहूं की लहलहा उठी, इसीलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। बाद में भी कई फसलों के लिए इस पर रिसर्च हुआ, चावल के लिए भी हुआ। तो उनका नाम था नॉर्मन ई बोरलाग। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पड़ोसी देश है मैक्सिको, वहाँ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सफल किया, और नॉर्मन ई बोरलाग के ही सहयोगी रहे हैं एम एस स्वामीनाथन जी। और एम एस स्वामीनाथन जो है, इन्हीं की प्रेरणा से भारत में भी हरित क्रांति को लाने में सफल रहे। तो भारत में जो हरित क्रांति आई 1966-67 में आई, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में, तो एम एस स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन, दुनिया में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन ई बोरलाग। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे हमारी इस डिस्कशन को। इस प्रश्न के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। इन देशों में किसे स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा है जो स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल नहीं होता है। ये कथन का मतलब ये है कि जो भी देश हैं इनको अगर मिला दिया जाए तो एक अर्धचंद्र आकार स्वरूप बन जाएगा। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जाहिर सी बात है 3 शामिल होंगे। तो 3 शामिल होंगे, इसमें एक है पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के बाद है ईरान, और इधर है अफगानिस्तान। ठीक, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये तीनों मिलकर एक अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हैं, जबकि इसमें इराक शामिल नहीं है। ठीक है, इराक दूसरा बाहर का देश है इस आकार से। ठीक, तो जब दुनिया का हम मैप देखेंगे पश्चिम एशिया का अपने, तो इस तरीके से इनका नॉलेज होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक देश कौन से हैं। तो दोस्तों विश्व में जो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादक देश हैं वो है आपका थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, थाईलैंड और इंडोनेशिया सबसे बड़े हैं। इसके बाद आता है मलेशिया, फिर आता है भारत, भारत के बाद चीन, चीन के बाद फिर श्रीलंका। तो ये सबसे बड़े हैं इसमें प्राकृतिक रबड़ के। तो प्राकृतिक रबड़ वृक्षों को उत्पादित करके वहाँ से रबड़ निकाला जाता है, यानी उसका जो लिक्विड है उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको फैक्ट्री में दिया जाता है, वहाँ से रबड़ बनता है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक रबड़ कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक रबड़ को का लिक्विड यूज करके फिर रबड़ बनता है। तो थाईलैंड और इंडोनेशिया सबसे बड़े देश हैं। थाईलैंड और इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप के देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया की। और मलेशिया भी चौथे नंबर में भारत है, लेकिन भारत चौथा नंबर होने के बावजूद यहाँ ज़्यादा खपत है, इसीलिए रबड़ का आयात भी करता है भारत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व में तंबाकू का उत्पादन में कौन सा स्थान है। दोस्तों विश्व में तंबाकू उत्पादन में दुनिया में विश्व में प्रथम कौन सा देश है। तो पूछा गया है प्रथम देश, तो तंबाकू में फेमस है चीन। चीन जो है प्रथम देश है। ठीक है, चीन किसमें है, प्रथम है। भारत कौन सा है, तीसरे नंबर में आता है भारत। और भारत में अगर बात करें तो भारत में कौन सा है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू होती है। और भारत में जो तंबाकू की खेती है वो किसके द्वारा लाई गई, तो पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू का बीज लाया गया, और पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों की देन है, भारत में तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश में होती है। चीन में दुनिया का सबसे ज़्यादा
तंबाकू उत्पादन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो दोस्तों चुकंदर जो है प्राकृतिक रूप से उत्पादित इसकी खेती की जाती है चुकंदर की, और ये सबसे उत्पादक देश है फ्रांस और रूस। ठीक है, फ्रांस और रूस में चुकंदर सबसे ज़्यादा होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। एक देश है क्यूबा, एक देश है क्यूबा। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित देश है। यहाँ सबसे ज़्यादा चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से क्या बनती है? चीनी यानी शक्कर। इसीलिए इसको चीनी का कटोरा, शक्कर का कटोरा, शक्कर का घर किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा में सबसे ज़्यादा शक्कर होती है, चुकंदर से बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पास ये जो उत्पादक देश हैं फ्रांस और रूस होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व में धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धान जो होती है, धान मतलब चावल, तो जो चावल का बीज होता है जिसको धान कहते हैं, जिसको बोया जाता है, रोपा जाता है, तो उसमें अच्छी वैरायटी विकसित करने के लिए एक ऐसा बीज बना दिया जाए जो दुनिया भर में अलग अलग क्लाइमेट के लिए उपयुक्त हो, और अलग अलग क्लाइमेट के लिए उसके खास क्लाइमेट के लिए खास किस्म का बीज विकसित किया जाए। इस पर अनुसंधान करने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए, और दुनिया भर के जो कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जो काम करने वाला संस्थान है धान जीन बैंक, जहां धान के जो बीज हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाए, इस पर काम करने के लिए रिसर्च सेंटर है, वो फिलीपींस में है। फिलीपींस पूर्वी एशिया का देश है, इसकी राजधानी है मनीला, और यहीं जो है स्थित है। ठीक है, ये धान जीन बैंक। और अगर भारत में बात करें, भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बड़वानी में। ठीक है, चलिए, तो ये 3 फैक्ट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक देश गेहूं और चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों इनमें से जो प्रमुख देश है गेहूं और चावल का उत्पादित करने वाला, वो दोनों है क्या? चीन। चीन में सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं होता है। दूसरे नंबर में भारत का स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल होता है और गेहूं होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल फिर गेहूं। ठीक, तो आंसर उसका हो जाएगा चीन। मैरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों मैरियाना ट्रंच, मैरियाना गर्त है, किसी भी महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं वही है क्या? ट्रेंच है, खाई। तो गर्त जो है मैरियाना ट्रंच, वो महासागर किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में इसकी जो गहराई है ये 11,033 मीटर है, यानी स्थल से 11 किलोमीटर अंदर, इतना गहरा है ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर वैसे भी सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर है। तो मैरियाना ट्रंच इसका सबसे गहरी खाई है, याद रखिएगा मैरियाना ट्रंच। ठीक है, मैरियाना गर्त। आगे बढ़ते हैं। किस सागर में लवणता सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों लवणता का मतलब होता है खारापन। ठीक है, साल्ट वाटर। तो किसका ज्यादा है? तो ये मृत सागर का है इन ऑप्शन में से 240%। 240% का मतलब 1000 लीटर, 1000 ml में 240 ml किसका प्रतिशत है? इसका 1000 अगर अणु होंगे उसमें 240 अणु किसके हैं? साल्ट के हैं, यानी खारापन, लवण के हैं। तो 240% लवणता है मृत सागर की। मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन इजराइल के बीच पश्चिमी एशिया में, इसको डेड सागर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है लवणता सबसे ज्यादा हो जाएगी मृत सागर में। और अगर पूछे कि सर्वाधिक लवणता, सर्वाधिक लवणता, सर्वाधिक लवणता, तो सर्वाधिक लवणता है वान झील की। वान झील तुर्की। ठीक है, यहाँ जो है लवणता 330%। 1000 अणु में 330 अणु लवण के होंगे। सबसे ज्यादा खारापन यहाँ है। ठीक है, चलो, इसको मृत सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना खारापन है कि यहाँ कोई भी जो जैव है, बायोम है, यहाँ संभव नहीं है, इसीलिए ये पारितंत्र विहीन क्षेत्र है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ वनस्पति दी है और दूसरी तरफ दिया है देश, हमें मिलान करना है। कौन सी इमारती लकड़ी किस देश में होगी, अर्थात इसमें जो हमारी वानस्पतिक हैं, विशेषताएं हैं, वो हमें इसमें मिलान करना है। तो देवदार कहाँ है? देवदार जो
इमारती लकड़ी है, जो वृक्ष है, वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो ठंडे क्षेत्र होते हैं। यहाँ पास जो उत्तर क्षेत्र में स्थित है, उत्तरी ध्रुव के पास कनाडा, कनाडा जो है 49 जो उत्तरी अक्षांश है उससे बहुत ऊपर है। और डगलस फर, महोगनी, तो इनमें हम मिलान करें, डगलस फर जो है मैक्सिको में है, डगलस फर वृक्ष है, वो लकड़ी कहाँ होगी, मैक्सिको में। महोगनी कहाँ है, महोगनी होंडुरास में है, होंडुरास, ठीक, अमेरिकी राष्ट्र है। आगे सागौन, सागौन कहाँ है, तो म्यांमार। सागौन जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में होता है और म्यांमार जो है ऐसे जलवायु क्षेत्र में स्थित है। भारत में भी सागौन होता है, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ये, पहले का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट, निम्न स्थानों में से एक में रुधिर वर्षा होती है। तो दोस्तों रुधिर वर्षा का मतलब ये नहीं कि वहाँ रक्त की वर्षा हो रही है, लहू बह रहा है, लहू ऊपर से बरस रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि लाल रक्त जैसी ही वर्षा होती है। ये इटली में होती है। कैसे होती है, एक सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में, वहाँ से एक हवा बहती है सिराको, और सिराको जो हवा है मरुस्थल से बहती है। तो मरुस्थल से जब बहती है तो इसके साथ होता है बालू, बालू धूल कण, ठीक है। और जब मरुस्थल से बालू धूल कण के जाते हैं यहाँ से, ये लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं कण, बालू धूल के कण लाल रंग के। और यह जब आगे जाते हैं और आगे उसको मिलता है भूमध्य सागर। क्या मिलता है, भूमध्य सागर। तो जब ये कण यहाँ से जाएंगे, भूमध्य सागर में आर्द्रता इनको मिलेगी, ये बालू और धूल के कण हवा में मिक्स रहेंगे, और उस हवा को जब यहाँ भूमध्य सागर से आर्द्रता मिल जाएगी, उस आर्द्रता के प्राप्त करके संवहनी वर्षा करती है इटली में, ठीक। तो संवहनी वर्षा होगी इटली में और वह उसका रंग लाल होगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इटली में लाल वर्षा या रुधिर वर्षा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है मणिकरण या मणिकर्ण, ये जो है भूतापीय ऊर्जा का एक प्रमुख प्लांट है और इसको हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। भूतापीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा को कहा जाता है जो धरती के नीचे की हीट के कारण एनर्जी को क्रिएट करती है, एनर्जी को बनाने में सोर्स का काम करती है, ठीक है। तो मणिकर्ण ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ से इनका उत्पादन होता है। कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो दोस्तों सीधा सीधा इसका आंसर है, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, इसका आंसर है दामोदर नदी। अब क्यों कही जाती होगी ये अगर प्रश्न उठे तो हम जान लें कि जो दामोदर नदी है इसको बिहार बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है। इसके अलावा जो ये नदी है ये आसपास के क्षेत्रों में जो जीव समुदाय है उसको बाढ़ के कारण समाप्त कर देती है, और इसके आसपास कोई भी ऐसा पारितंत्र विकसित नहीं हो पाता है जिसके कारण वो एक सुंदर पर्यावरण पारिस्थितिकी को निर्मित कर सके। इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल कहा गया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसके किनारे लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं, प्लांट स्थापित हुए हैं, जिसके कारण इसका जल जो है प्रदूषित हो गया है। और प्रदूषित जल के कारण कोई भी वनस्पति, कोई भी जीव जंतु यहाँ अपना जीवन यापन कर नहीं पाएंगे, इसलिए जैव समुदाय में संकट उत्पन्न होगा। तो प्रदूषण के कारण यह दामोदर नदी जैविक मरुस्थल भी कहलाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है। तो जैसे हमने बात की थी, मणिकर्ण जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में ये लद्दाख, तो हिमालयी क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में यहाँ भूतापीय ऊर्जा है, क्योंकि हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है। वहाँ अभी भी नवीन विकसित अवस्था, नवीन निर्माण अवस्था में है हिमालय पर्वत, ठीक। अनुसंधानों से पता चला है कि कुछ सेंटीमीटर वो हर वर्ष जो है ऊंचा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके अंदर जो हमारी धरती के अंदर की हीट है वो यहाँ इस क्षेत्र में निकलती है, उस पहाड़ी क्षेत्र में। तो लद्दाख में जो है यहाँ पास आंसर हो जाएगा, लद्दाख में होता है, ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा खालघाट।
ठीक है। थाल घाट से मुंबई कोलकाता रेलवे गुजरता है, और जो थाल घाट है ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। मुंबई से किसको जोड़ता है? नासिक को। मुंबई से नासिक को जोड़ता है महाराष्ट्र में। ये थाल घाट पश्चिमी घाट का एक स्थित दर्रा है। एक पश्चिमी घाट जो पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से जो कम गहराई, कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये है थाल घाट। यहीं से मुंबई से मुंबई से कोलकाता के लिए रेलवे मार्ग गुजरता है। ठीक, तो ये मुंबई और नासिक को भी जोड़ने का काम करता है, यह दर्रा, इसको थाल घाट कहते हैं। कुछ और दर्रे भी हैं। ठीक है, थाल घाट के बाद होता है भोर घाट, फिर पाल घाट केरल में, फिर सिनकोट्टा तमिलनाडु तूतीकोरिन के पास, कन्याकुमारी के पास। तो ध्यान रखिएगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट्टा घाट पश्चिम में स्थित। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कुछ स्टील प्लांट के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से राउरकेला तो जर्मनी में है, राउरकेला स्टील प्लांट, ये बिल्कुल सही है। और उड़ीसा में स्थित है, सॉरी, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और उड़ीसा में स्थित है, जो जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से क्या किया गया था? इसको बनाया गया था। ठीक, आगे भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट रूस या पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ इसको कहा जाता है। 1991 में रूस का विघटन हो गया, तो अब केवल रूस बच गए, पूर्व सोवियत संघ कह दिया, यूएसएसआर। ठीक है, नहीं तो ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है ना, ये सब पहले रूस के हिस्सा थे। ठीक है, तो 1991 में फिर टूट गया, 10-15 देश अलग हो गए। तो पूर्व सोवियत संघ जो है क्या होगा? भिलाई, यानी रूस के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट बना था। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो झारखंड में, किसके सहयोग से बना था? तो ये जो सहयोग करता था, ये पूर्व सोवियत संघ रूस था, पूर्व सोवियत संघ रूस। तो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में जो बना था, इसका सहयोगी है, जिसके सहयोग से बना था वो रूस है, पूर्व सोवियत संघ रूस। यहाँ अमेरिका दिया, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में बना था, ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ब्रिटिश सहयोग से, तो ब्रिटेन का सहयोग था। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार रखने वाला राज्य कौन सा है? तो क्रोमाइट क्रोमेनियम खनिज के लिए जाना जाता है, और इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है, बर्तन बनाने में होता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका उपयोग होता है? क्रोमाइट का। क्रोमाइट खनिज का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है? उड़ीसा में। उड़ीसा का वर्तमान नाम क्या है? ओडिशा। ठीक है, चलो, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, और वहाँ के चीफ में राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, श्री गणेशी लाल जी और श्री नवीन। चलो, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो जो भारत का उत्तर पश्चिमी जो कॉरिडोर है, माने जो हमारा भारत है, इसका जो ये पूरा क्षेत्र है पश्चिम पूरब, ठीक, तो ये जो पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, इसको जो मिलाने वाला जो मार्ग है, ये कहाँ पर एक दूसरे को मिलता है? तो ये झांसी में मिलता है। झांसी कहाँ है? यूपी में। ठीक है, यहीं से महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, तो ध्यान रखेंगे ये झांसी। आगे बढ़ते हैं। किस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है पूछा गया है किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजमार्ग बनाने से, नेशनल हाईवे बनाने से। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक, उनकी जब सरकार थी 1999 से 2003 तक, उस समय इस परियोजना को क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था कि हम देश के जो 4 बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई से चेन्नई, इन चारों बड़े महानगरों को जोड़कर एक चतुर्भुज राजमार्ग बनाएंगे, जो देश के बड़े शहरों को जोड़ेगा। उसी का नाम है राजमार्ग के संबंध में स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक, चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है राजमार्गों की, राष्ट्रीय राजमार्गों की। ठीक है,
और यदि इनकी राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो ये 15,436 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है। और अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में 7854 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से चौथा राज्य है और उत्तर प्रदेश पहला है। 15,476 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइनों को यूनेस्को धरोहरों के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों ये जो दो स्टेशन को जोड़ने वाला रेलवे है वो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। ठीक है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग ये जो हिमालयन रेलवे कहलाता है, जहाँ टॉय ट्रेन चलती है नैरो गेज में। ठीक है, और इसको यूनेस्को ने 1999 में क्या किया गया है, धरोहर सूची में शामिल कर दिया, क्योंकि अपने आप में एक प्रकार से देखने लायक के स्टेशन से रेलवे है। नैरो गेज में चलती वाली टॉय ट्रेन चलती है, यहाँ पर्यटन ट्रेन चलती है, इसीलिए यूनेस्को ने इसको धरोहर सूची में शामिल कर दिया कि हमेशा एक धरोहर के रूप में संरक्षित रहे, ये लोग इसको देखें समय समय में और पर्यटन का भी आधार बने। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान का मतलब ये होता है कि देश के अंदर जो भी नदियां हैं, झीलें हैं, उनमें जो भी नौवहन नेविगेशन जो हम कर सकते हैं नेवी सिस्टम के द्वारा, अर्थात उसमें नाव चला सकते हैं, जहाज जल जहाज चला सकते हैं और इसके द्वारा गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं इकोनॉमिक दृष्टि से। तो ये जो है संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है ये पूछा है। तो ये स्थापित किया गया है पटना में, बिहार के पटना में अंतर्देशीय नौवहन संस्थान स्थापित किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है? तो ये जो जिले हैं कोट्टापुरम और कोल्लम, ये जो जिले हैं केरल के, कहाँ के हैं? केरल के हैं। और केरल तटीय नगर जलमार्ग जो है यह जो है इसको जोड़ता है। ठीक, तो इसके जो नेशनल वाटरवे नंबर है ये 4 नंबर है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, जहाँ से यह जो है राष्ट्रीय केरल तटीय नगर जलमार्ग गुजरता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? दोस्तों गंगा नदी के जो जलमार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया तक, ये जो गंगा नदी का प्रवाह है इन जिलों में, इन क्षेत्रों में, वहाँ जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है नेशनल वाटर वे फर्स्ट फर्स्ट घोषित किया गया है। सबसे बड़ा भी, सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है भारत का, इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद माने उत्तर प्रदेश, आज का नाम उसका प्रयागराज, और हल्दिया मतलब पश्चिम बंगाल तक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ान भरते हैं? तो हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। समताप मंडल में उड़ान भरते हैं कैसे? तो जो हमारी ये हमारी जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में यहाँ बादल हैं, यहाँ वर्षा होती है, यहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ जो होता है आपका समताप मंडल में कोई बादल वगैरह नहीं है, इसीलिए यहाँ इसके उड़ान की आदर्श दशा होती है, इसलिए समताप मंडल होगा। क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में जेट उड़ान के लिए, हवाई जहाज उड़ान के लिए अच्छी दशा होती है, कोई बादल अदल नहीं होता, इसीलिए आंसर हो जाएगा। आगे आता है वर्तमान मुंबई बंदरगाह को दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया है? तो मुंबई एक बंदरगाह था, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, उसके दबाव को कम करने के लिए एक बगल में एक और स्टेशन बना दिया गया बंदरगाह का, उसको कहते हैं नाहवा सेवा। नाहवा सेवा भी मुंबई में ही है। इसका वर्तमान नाम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय बंदरगाह है, इसका भी नामकरण किया गया है। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, राजा सांसी के नाम से एयरपोर्ट जो है भारत में वो अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है, और पंजाब में इस राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम और क्या रखा गया है? तो गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिखों के गुरु थे गुरु रामदास, उनके नाम पर भी इसका नाम रखा गया, अमृतसर में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला देश का पहला जो है क्या सर्वप्रथम विमानपत्तन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से जो सीमित कंपनी के अधीन पहला विमानपत्तन खोला गया है वह है कोचीन विमानपत्तन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जहां स्थापित है, ये कोचीन में है। कोचीन कहाँ है? केरल में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं? तो दोस्तों कागज फैक्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ है, यह किस राज्य में है, ये पूछा गया है। ये आंसर होगा 68 हवाई जो 68 सॉरी कागज फैक्ट्री हैं उत्तर प्रदेश में है। और हालांकि छोटी छोटी भी कारखाने हैं इसके, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में भी हैं, जो जहां मध्य प्रदेश में नेपा नगर,
अखबारी कागज बनाने का कारखाना, भारत का सबसे बड़ा अखबारी कागज बनाने का कारखाना नेपानगर बुरहानपुर में है, एमपी में है। ठीक है, 1947-48 में बना था। तो इस तरीके से एमपी में नेपानगर है, फिर ओरिएंटल पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल भी है, देवास में बैंक नोट प्रेस है। तो अगर कागज फैक्ट्री पूछे तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। गुजरात में पेट्रो रसायन रिफाइनरी सबसे ज़्यादा है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस कंपनी की 2 रिफाइनरी हैं और पेट्रो रसायन के क्षेत्र में, पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में सबसे बड़ा फेमस क्षेत्र है। तो गुजरात के जामनगर में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री रिलायंस की 2 यूनिट हैं, जो भारत में सर्वाधिक इसका हिस्सा है। ठीक है, तो गुजरात हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। सहकारिता क्षेत्र में कोऑपरेटिव दृष्टि से, सहकारिता का मतलब होता है सामूहिक रूप से। ठीक है, सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। सहकारिता में जो भी मेंबर शामिल होंगे उसमें सबका अंशदान होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं सहकारिता यूनिट। तो ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में, फूलपुर उत्तर प्रदेश में पहला सहकारिता का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना यानी फर्टिलाइजर फैक्ट्री स्थापित की गई थी फूलपुर उत्तर प्रदेश में। आंसर याद रखेंगे। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों अगर इसमें भारत का पहला प्रथम संयंत्र पूछ ले, सहकारिता से कोई संबंध नहीं, तो सिंदरी होगा। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में है। और देश का पहला उर्वरक कारखाना है, कई बार पूछा भी गया है पेपर में, 1930 के दशक में स्थापित किया गया था इसको। ठीक है, 1930 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था, 1935-36 में। तो सिंदरी कहाँ? झारखंड में है। पहला देश का उर्वरक कारखाना है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से सुमेलन हमें बताना है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। उद्योग है एक तरफ, दूसरी तरफ दिया है केंद्र। कौन सा केंद्र से कौन सा उद्योग मिलान करेगा, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं सीमेंट। सीमेंट गुजरात में पोरबंदर, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है पोरबंदर, तो सीमेंट उद्योग है वहाँ, सही है। पेट्रो रसायन नागथेन, ये भी सही है। चीनी सिलवासा, सिलवासा क्या है? दादर नगर हवेली की राजधानी है, थी, अब नहीं है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप एक कर दिया गया है, जिनकी राजधानी है दमन। तो सिलवासा यहाँ छोटे उद्योग है स्थापित है, चीनी उद्योग नहीं है, छोटे छोटे उद्योग हैं, अलग अलग छोटे छोटे फैक्ट्री उपकरण बनाने की। ठीक है, और मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उसके उपकरण, कुछ पेट्रो रसायन से संबंध में। चीनी उद्योग यहाँ नहीं है। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग राउरकेला उड़ीसा, ये सही है। तो इसका सी आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए फेमस है? तो बीना, बीना है। बीना सागर में है, तो बीना सागर जहाँ रिफाइनरी भी है। ठीक है, और यहाँ कीटनाशक संयंत्र भी है, तो बीना आंसर याद रखेंगे, सागर में। ठीक है, सागर में कीटनाशक संयंत्र। आगे बढ़ते हैं। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी, मौना लोआ जैसे हमारी धरती होती है, ठीक है, इनमें से किस तरीके से ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ठीक है, ये ज्वालामुखी उद्गार जो होते हैं, धीरे धीरे जब इस तरीके से पूर्ण हो जाता है, इससे क्या बनता है? एक प्रकार से बन जाता है शंकुआकार। ठीक है, शंकुआकार पर्वत बन जाते हैं। ठीक है, और जहाँ से ये पर्वत ये निकलता है, इसको हम कहते हैं क्रेटर। क्रेटर का मतलब होता है मुंह। ठीक है, क्रेटर का मतलब ज्वालामुखी का मुंह, जहाँ से वो लावा बाहर निकलता है। जब अंदर वो जमा रहता है, मैग्मा उसको कहते हैं। जब चट्टान, राख, जो भी गैस खनिज हैं, वो जब पिघली अवस्था में धरती के अंदर रहेंगे उसको हम मैग्मा कहेंगे। जब बाहर निकल आएगा उसको लावा कहेंगे। जब जम जाएगा तो चट्टान की भांति बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा। फिर बाद में उनमें क्षरण होगा, अपक्षालन होगा, तो बाद में मिट्टी बन जाएगी, जैसे बेसाल्ट से काली मिट्टी। ठीक, तो ये जो ज्वालामुखी हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय, एक होता है प्रसुप्त, एक होता है सुसुप्त। ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है डोरमेंट, तीसरा आता है एक्सटिंक्ट। इसका मतलब सक्रिय, एक्टिव वोल्केनो। इसका मतलब जैसे अभी आज आया ज्वालामुखी उद्गार हुआ, आने वाले 100 साल 200 साल बाद फिर उसमें उद्गार होगा, फिर 300-400 साल बाद फिर उद्गार होगा, लगातार ऐसा होता रहता है। ऐसे स्थानों को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार हो गया हो और बहुत लंबे समय तक, 100-200 साल नहीं, 1800, 1900, 2000, 3000 साल बाद होगा कभी। हालांकि वहाँ बस्तियाँ वगैरह भी बस जाती हैं, लोगों को पता नहीं होता, लोगों को लगता है ये समाप्त हो गया, कभी नहीं उद्गार नहीं होगा, लेकिन अचानक कभी हो जाए
तो वहाँ फिर जो भी समुदाय बस जाते हैं, जो भी बसाहट नगर कॉलोनी बन जाती है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं, बड़ी हानि होती है। उसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुसुप्त ज्वालामुखी, एक बार जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी आ जाए वहां अगर कभी ना उद्गार हो ज्वालामुखी, उसको हम कह देते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी, राइट। तो इनमें से जो मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है, ये मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है। और जहाँ जाहिर सी बात है, जहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आएंगे वहाँ पब्लिक रहेगी नहीं। तो हवाई द्वीप ये कहाँ है? समुद्र के भीतर एक स्थित द्वीप है समुद्र के बीच में, और ये इस पर अमेरिका का अधिकार है। हवाई द्वीप मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी के लिए फेमस। बढ़ते हैं भैया आगे। एक तरफ दिया गया है कारखाना, दूसरे तरफ दिया गया है स्थान का नाम। मिलान करिए। भारी इंजीनियरिंग का कारखाना, भारी इंजीनियरिंग का मतलब होता है हैवी सामान बनाने का कारखाना। ये रांची में है। रांची झारखंड की राजधानी है। मशीन औजार जो है पिंजौर में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के रेणुकूट उत्तर प्रदेश में कारखाना है, एल्यूमिनियम फैक्ट्री। उर्वरक बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। उर्वरक का कारखाना सिंदरी झारखंड की हमने बात कर ही ली। इस तरीके से इनका आंसर हो जाएगा। हमें ये याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए थोड़ी बनेगा। चलिए, बेलवर्जिया जाति किस एक किस्म से संबंधित है? तो दोस्तों, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पास बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पतियों के क्षेत्र में शब्द जो पढ़ रहे हैं, ये किस्म है। डेलवर्जिया किस्म है, डेलवर्जिया नस्ल है। तो ये शीशम की है। शीशम को इंग्लिश में कहते हैं रोजवुड। क्या कहते हैं? रोजवुड। यह वृक्ष भारत में भी अधिकांश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। शीशम एक इमारती लकड़ी है, ठीक। इसके फर्नीचर वगैरह बहुत मजबूत होते हैं शीशम के, ठीक। तो ये डेलवर्जिया जाति इसकी बहुत अच्छी किस्म है, शीशम की है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इनमें से HCl खेत्री सही है, नालको भुवनेश्वर सही है, हिंडाल्को पिपरी सही है। बाल्को रायपुर में नहीं है, बाल्को बिलासपुर में है। और बिलासपुर के कोरबा में सन 1965 में ये बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थापित हुआ था, ठीक। बिलासपुर में, कोरबा में। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, उष्ण स्रोतों से संबंधित है। उष्ण स्रोत का मतलब होता है गर्म झरना। गर्म झरना जहां होगा वहां भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो लसुंदरा, ये गुजरात में है, ये पहला ही गलत है। लसुंदरा जो उष्ण स्रोत है, गर्म पानी का झरना, गर्म पानी का स्रोत, वो कहाँ है? लसुंदरा गुजरात में है, राजस्थान में नहीं, इसलिए स्टेटमेंट गलत। अवलोली महाराष्ट्र में है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, सोहना हरियाणा में है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहा की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो राउरकेला जो स्टील संयंत्र उड़ीसा में है, उसको जो है लोहा इस्पात कहाँ से मिलता है, किस स्थान से मिलता है? तो क्योंझर खदान है, क्योंझर खदान उड़ीसा में है, यहीं से इसको लोहा इस्पात मिलता है और राउरकेला में स्टील बनता है, ठीक है। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार जो है फेमस है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है, और तुर्की कहाँ है? पश्चिम एशिया में। तो बी नंबर हो जाएगा, पश्चिम एशिया में, तुर्की में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में कतिपय ये लौह इस्पात संयंत्र के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, जो पूछा गया है कि ऐसे अवस्थित स्थान का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर हम देखें, पढ़ें इन चारों ऑप्शनों को, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, गोवा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह के तुलनात्मक पूछा जा रहा है कि भारत में लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट में होकर ज़्यादा हैं, जबकि प्रमुख कारण क्या है। मतलब ये पूरे स्टेटमेंट कहने का मतलब सवाल ये है कि भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी तट हैं, वहाँ लौह अयस्क क्यों होता है ज़्यादा? मतलब लौह अयस्क का उत्खनन क्यों हो रहा है, लौह अयस्क क्यों पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में गोवा है, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कि गोवा और MP के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क मिलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। तो मुंबई बंदरगाह है, मध्य प्रदेश के भी सबसे पास में है, गोवा के भी पास में है, जहाँ से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ जो है
लौह अयस्क जो भी उत्पादित होता है उसका अच्छे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है विदेशी व्यापार को ही बढ़ाने के लिए। और माय बंदेर पोर्ट ब्लेयर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है दोस्तों? माय बंदेर पोर्ट ब्लेयर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 4 है। ठीक है, ये माय बंदर और पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेशनल हाईवे है, इसका नंबर 4 है, ध्यान रखिए। लगभग 230 किलोमीटर लंबा है। फिर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, तो दोस्तों ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में, इसी के पास में नामीबिया, तो दक्षिण अफ्रीका नामीबिया के पास में ही है, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों तकला मकान मरुस्थल जो है, तकला मकान मरुस्थल उत्तरी चीन में पाया जाता है। कहाँ है? चीन में। तो तकला मकान मरुस्थल याद रखिएगा चीन में, जैसे थार का मरुस्थल भारत में, ठीक है, और सऊदी अरब में अरब मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे मरुस्थलों का नाम याद रखना है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, चीन में है तकला मकान मरुस्थल। ठीक है, रेगिस्तान भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो दोस्तों स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई देश ये है, इसके बगल में कोई देश है यूं, फिर इसके बगल में कोई देश यूं है, फिर कोई देश यूं है, फिर कोई देश यूं है। ठीक, ये जो देश होगा इसको हम लैंड लॉक्ड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ स्थल देश है और कोई भी समुद्र नहीं है, कोई भी समुद्र नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहेंगे लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी ऐसा देश जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हो, स्थल देशों से घिरा हो, उसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। और जैसे भारत है, तो भारत में इधर अरब मरुस्थल है, अरब सागर है, इधर बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर है, तो भारत लैंड लॉक्ड नहीं है क्योंकि इस पर सागर की सीमा भी टच करती। तो यहाँ जो है कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? अफगानिस्तान है, और लाओस है, लग्जमबर्ग है, लाइबेरिया नहीं है। लाइबेरिया जो है पश्चिम अफ्रीका का देश है और इसकी सीमा समुद्र से भी लगती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मृतक घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो दोस्तों मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, पश्चिम अफ्रीका में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मतलब जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो बीच वाला भाग है, यहाँ से मकर रेखा जो गुजरी है, यहाँ से जो एक नदी है आपकी, कौन सी? लिम्पोपो नदी। तो ये जो है इसको इस तरीके से ये प्रवेश करती है, तो 2 बार काटती है। ठीक, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। और माही नदी कहाँ है? धार जिले में। धार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से हमें ये जो नाम दिया गया है, एक तरफ दिया गया है ये चिनूक, बुरान, ब्लिजार्ड, सामूम, ये क्या है? ये दोस्तों पवन है, पवन के नाम है। ठीक, और ये किस देश में बहती है ये मिलान करना है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में, बिल्कुल सही है। बुरान बल्गेरिया में बहती है, ये भी सही है। सामूम ईरान में बहती है, ये भी सही है। ब्लिजार्ड जो है ये कनाडा में, रूस में, ठीक है, यहाँ बहती है। इसीलिए ब्लिजार्ड एक ठंडी पवन भी है, जो चिली में नहीं बहती, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर। चलो बढ़ते हैं आगे। एक तरफ दिया गया है कोयला आधारित ताप संयंत्र और दूसरी तरफ दिया गया है उनका मिलान करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर, क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं, ये भी सही है। तो सही तो दोनों हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते।
तो बी नंबर सही हो जाएगा। सही तो दोनों है, लेकिन स्टेटमेंट की इसकी एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, बिल्कुल सही है। पर ये कार्बन के ऑक्साइड उसमें अम्ल वर्षा में अंशदायी नहीं होते, इसके जरूरी नहीं है। ये बी नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों व्हाइट पर्वत कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहीं है व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है, यूएसए में। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतियाने, ठीक है। तो लाओस जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का क्या है? स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? दोस्तों ये यूरोप का भाग है। कौन सा ऐसा देश है? तो ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में डेनमार्क का कब्जा है। ग्रीनलैंड में किसका अधिकार है? डेनमार्क का। इसीलिए ये अमेरिका के उत्तर में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में तो स्थित है, ठीक है। और ये संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है ये ग्रीनलैंड है। तो ये अमेरिका के ऊपर स्थित है मैप में, लेकिन इस पर डेनमार्क का यानी यूरोप का अधिकार है, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी चाय बागान के लिए उपयुक्त होती है? तो अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी चाय बागान के लिए अच्छी उपयुक्त होती है, इसीलिए अम्लीय मिट्टी कहाँ होगी? जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक। जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में अम्लीय मिट्टी होती है, वहीं ज़्यादा चाय होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलानों में, तो जैसे चाय असम में ज़्यादा होती है, असम के चाय बागान, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, ठीक है, और दक्षिण में केरल में, तो इसीलिए वहाँ चाय भी होती है। तो अम्लीय मिट्टी ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों संसार में सबसे ज़्यादा जो गहरी झील है वो मीठे पानी की झील है, और उसका नाम है बैकाल झील। और बैकाल झील कहाँ है? रूस में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मैप में आप देखेंगे तो पश्चिमी जो है एशिया साइड, पूर्वी यूरोप में। बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों बरमूडा त्रिभुज जो है ये कहाँ अवस्थित है, ये पूछा गया है। तो ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है बरमूडा त्रिभुज, ठीक है। ये एक्चुअल में अटलांटिक महासागर के उत्तर में और पश्चिमी क्षेत्र में, जो हमारा क्यूबा है, जो वेस्ट इंडीज कंट्री है, उसके जस्ट उत्तर में, तो जो अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इधर है क्या आपका दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पास जो ट्राइंगल शेप में पाया जाता है, फिर इधर आ जाता है यूरोप, फिर अफ्रीका। तो ये जो ट्रायंगल क्षेत्र में अवस्थित है इसको हम बरमूडा कहते हैं, बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। और यह जो है कुछ रहस्यमयी क्षेत्र, रहस्यमयी चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ कहते हैं कि कुछ जहाज जो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। यहाँ की पवन, यहाँ का जो प्राकृतिक ढांचा है, यहाँ की जो प्राकृतिक संरचना है, उसके कारण हो सकता है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? पोतवाहक नहर का मतलब सबसे ज्यादा जहाँ से जलयान, जलपोत निकल सकते हैं, वह है स्वेज नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर, लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। और ये जो है जो अफ्रीका का मिस्र है, और जो हमारा एशिया है उसको जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर, ठीक है। चलो, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? इसका आंसर हो जाएगा कनारी की धारा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कनारी की धारा, यह योगदान नहीं देती है। ये जो ब्राज़ील की धारा है, जैसे अपन दक्षिण अमेरिका की बात करें यूँ, और इधर क्या है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो जो ब्राज़ील की धारा है, ब्राज़ील की धारा ऐसे बहती है, फिर ये वेनेजुएला की धारा बन जाती है, और पश्चिमी पवन प्रवाह का यूँ पश्चिम से यानी ऐसे बहता है, इसको हम पश्चिमी पवन प्रवाह कहते हैं। फिर इधर को वेनेजुएला की धारा कहते हैं, ठीक। और ये ब्राज़ील की धारा के नाम से जाने जाती है, ब्राज़ील देश है। लेकिन कनारी की धारा ये अफ्रीका में होती है, यहाँ ऐसे प्रवाहित होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, के लिए वह इस पर वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती। पढ़ते हैं। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें? सौर ऊर्जा क्या होगा? सोलर एनर्जी। उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी, ऑक्सीजन बनेगा, तो ऑक्सीजन चक्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और इससे क्या होता है? इससे जीवधारियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, और पौधे भोजन भी बनाते हैं।
जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होता है आनुवंशिक विभिन्नता के कारण। कैसा होता है? आनुवंशिक विभिन्नता के कारण, अर्थात जीवों में कई प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग जीव प्रकार पाए जाते हैं जिनमें जीन संरचना अलग अलग होती है। तो विभिन्न प्रकार की जीन संरचना के अलग अलग होने का कारण जीवों की अलग अलग विविधता का कारण होता है। ठीक, तो जीवमंडल में आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र में आनुवंशिक विभिन्नता को भी देखा जाता है। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे व्यस्त महासागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्यों? क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थल भाग ज़्यादा है, और स्थल भाग यानी देश है, उनके लिए व्यापार करने के लिए, सेनों के आने जाने के लिए, तो वहीं से आवागमन होगा। तो सबसे व्यस्त है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये ध्यान रखिए, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो दोस्तों माल्टा जो देश है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में जो माल्टा देश स्थित है वो कई मायनों से सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कई बार लड़ाइयाँ भी हुई, कई देशों ने इस पर कब्जा करने का प्रयास किया लेकिन निष्फल रहे, और वर्तमान में माल्टा एक देश है, उसकी राजधानी है वालेट्टा, तो भूमध्य सागर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है स्थान का नाम, दूसरी तरफ दिया गया है उनका उत्पादन। तो क्या उत्पादन होता है? तो काकीनाडा में जूट का उत्पादन होता है। विरुचिनगर में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है भारत में। चन्नापटना में रेशम होता है, और भदोही उत्तर प्रदेश में कालीन उत्पादन होता है। ठीक है, कालीन बनाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राफिक का पठार कहाँ है? तो दोस्तों टेलीग्राफिक पठार जो है, टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक में अवस्थित है। उत्तरी अटलांटिक कटक क्या होता है? दोस्तों उत्तरी अटलांटिक कटक जो है, जैसे आपका ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इधर यूरोप है और इधर अफ्रीका है। ठीक, तो यहाँ पास जो रिज है यह आकार का महासागर है, वो अटलांटिक महासागर कहते हैं। और महासागर के अंदर जो पर्वत है इसको हम क्या कहते हैं? कटक। पर्वत जो महासागर के अंदर होते हैं उनको कटक कहते हैं। ठीक, क्योंकि वो दिखते द्वीप के रूप में है लेकिन वो बड़े बड़े ऊंचे पर्वत होते हैं, हिमालय से भी ऊंचे। तो इसमें टेलीग्राफिक पठार भी स्थित है। तो यहाँ एक ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड द्वीपीय देश है, के जस्ट नीचे है आपका कौन सा? टेलीग्राफिक पठार। ठीक है, तो टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक में स्थित। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। चलो आगे बढ़ते हैं। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों अंधी घाटियाँ जो है कहाँ पाई जाएंगी? कास्ट प्रदेश में पाई जाएंगी। कास्ट प्रदेश का मतलब होता है चूना पत्थर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ जो है नीचे से जैसे ये चट्टान है और यहाँ से पानी का कटाव होते नदियाँ बह रही हैं, तो यहाँ से जो चट्टानें हैं इनका कटाव हो जाएगा और ये स्पॉट बन जाएंगे। ठीक है, जहाँ से जल बाहर से अंदर भी जाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो घाटियाँ बन जाती हैं उनको हम अंधी घाटी कहते हैं, ब्लाइंड वैली कहते हैं, और ये कास्ट प्रदेश चूना पत्थर प्रदेशों में पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया गया है मरुस्थल का नाम और दूसरी तरफ दिया गया है क्या? देश। तो मिलान करते हैं, हम देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। मरुस्थल है सोनोरान मरुस्थल, संयुक्त राज्य अमेरिका। टकला मकान मरुस्थल चीन में सही है। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान सही है। लेकिन गिब्सन मरुस्थल ब्राजील में नहीं है, गिब्सन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, इसीलिए डी नंबर गलत हो जाएगा। गिब्सन का क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न कि ब्राजील। ठीक, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी में जो सबसे ज़्यादा शुष्क कहेंगे, ड्राई अगर क्षेत्र कहेंगे, मरुस्थल क्षेत्र होगा। तो मरुस्थल में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा शुष्क, सबसे ज़्यादा जो गर्मी किस मरुस्थल में है? तो उसको अटाकामा का मरुस्थल कहाँ है? चिली में। चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, और यहाँ तांबा भी सबसे ज़्यादा होता है, ये लंबाकार देश है। ठीक, दक्षिण पश्चिमी। पढ़ते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है।
तो प्रेयरी घास के मैदान, ये घास के मैदान दिए गए हैं देशों के नाम। प्रेयरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, बिल्कुल सही है। पंपास शीतोष्ण घास के मैदान, गेहूं ज्यादा होता है इन क्षेत्रों में, ये दक्षिण अमेरिका में है। पंपास अर्जेंटीना में, प्रेयरी उत्तरी कनाडा में। ठीक, स्टेपीज यूरोप में, अफ्रीका में, सॉरी रूस में। स्टेपी में यहाँ ज़्यादा गेहूं होता है। यूक्रेन वगैरह जहाँ युद्ध चल रहा है, गेहूं ज़्यादा उत्पादक है। गेहूं महंगा हो गया क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो और ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रहा। यूरोप सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, ये वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, मैदान। चल, तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, गलत हो। पढ़ते हैं। प्राकृतिक प्रदेश में बड़े शिकारों की भूमि किसको कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। प्रसिद्ध करीबा बांध, करीबा बांध किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है। ठीक है, और जाम्बेजी नदी कहाँ है? ये अफ्रीका में है। चलो आगे बढ़ते हैं। 38वीं समांतर सीमा रेखा, तो दोस्तों दो देशों के बीच में मिलाने वाली सीमा रेखा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन, उसी तरीके से 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को मिलाती है। किसको किसको? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को मिलाती है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? तो हिमालय क्षेत्र में क्या होगा? हिमालय क्षेत्र में होगा वनस्पतियाँ, वन, औषधियाँ। जैसे रामायण में, रामचरितमानस में जब वाक्यांश आता है कि संजीवनी बूटी की लेने के लिए हनुमान जी जो है हिमालय को उठा ले जाते, ठीक है। तो ये वन जो है पश्चिमी हिमालय में साधन सबसे ज़्यादा क्या है? वन है। वन, फॉरेस्ट। क्या है? फॉरेस्ट यानी वन। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का पहला सर्वप्रथम हवाई अड्डा, तो सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भारत जो है, भारत केवल आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन ही नहीं किया है, वरन इस पर अमल भी कर रहा है कि हम सौर ऊर्जा जैसे अन्य बहुत सारे विकल्पों को तलाशें, जिससे हमारी प्राकृतिक जो परंपरागत एनर्जी का यूज हो रहा है, जीवाश्म ईंधनों को, उनको कम किया जा सके। और जो भी प्रकृति के वरदान हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उनका इस्तेमाल कर किया जा सके, जो प्रदूषण भी नहीं फैलाते। तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है, और केरल कई मामलों में आगे है, इसीलिए यह वरदान भी केरल को मिला है। केरल में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, पहला एयरपोर्ट। कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा यानी वायु ऊर्जा है, समुद्र की लहरें हैं, कोयला नहीं है, कोयला तो जीवाश्म ईंधन है, परंपरागत। 3 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कथनों से सहायता से आंसर देना है। तो दोस्तों इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पूछा। पृथ्वी पर से चंद्रमा की पृष्ठ का केवल एक भाग दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, 57% भाग हम देख सकते हैं। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, बिल्कुल 24 घंटे के बराबर होता है। ठीक, इसका 57% भाग ही देखा जा सकता है, और इसका घूर्णन काल पृथ्वी के जो घूर्णन काल के बराबर हो जाता है, इसीलिए उसका हम एक ही हिस्सा देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? जैविक रूप से कौन सा अपघटित होता है? तो इनमें से एस्बेस्टास नहीं होता, प्लास्टिक नहीं होता, डीबीटी नहीं होता, इससे प्रदूषण भी होता है। ठीक है, जल प्रदूषण, डीबीटी। इसलिए इस पर जैविक कीटनाशक का प्रयोग करने का सरकार सलाह दे रही है, जिससे खाद्यान्न जो फसल है उनमें कारक तत्व स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभाव न पड़े। मल यानी सीवेज जब घटित हो जाता है, इससे खाद भी बन जाती है। चलो पढ़ते हैं। इसके संदर्भ में ताप अपघटन, प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है। तो दोस्तों ये जो टर्मिनोलॉजी है, के लिए ताप अपघटन, प्लाज्मा गैसीकरण, ये अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी बनाने के लिए, तब अपशिष्ट को क्या किया जाएगा? ताप अपघटन किया जाएगा, उसका प्लाज्मा बनाया जाएगा, फिर उसके बाद क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी। ठीक, तो अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के लिए प्रक्रम अपनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ताप विद्युत केंद्रों से संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ओबरा उत्तर प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश, तलचर उड़ीसा, कोरबा मध्य प्रदेश। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट है कोरबा, बिलासपुर में, इसीलिए ये मध्य प्रदेश में नहीं होगा। तो डी आंसर क्या हो जाएगा इसका? गलत। ठीक है, तलचर और एन्नौर किसके लिए उल्लेखनीय है? तलचर एन्नौर तापी शक्ति के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, उड़ीसा में है तलचर एन्नौर। ठीक है, चलो तलचर उड़ीसा में है, एन्नौर तमिलनाडु में। ठीक है, भारत की पहली लहर परियोजना
किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो ये भिजनझाम कहाँ है? केरल में है। और लहर परियोजना का मतलब सागरीय तरंगों के द्वारा जल विद्युत का उत्पादन करना, बिजली बनाना। ये भिजनझाम में स्थापित है, केरल में स्थापित है। ठीक है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से जो भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है ये कावेरी नदी पर स्थापित की गई थी और यह सन 1902 से 1905 के आसपास को स्थापित किया गया था। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना ये पहली जल विद्युत परियोजना थी। लेकिन अगर बहुउद्देशीय परियोजना पूछे भारत की, तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। ठीक। और अगर भारत की पहली विद्युत परियोजना पूछे, जल विद्युत परियोजना, वो कावेरी शिव समुद्रम पहली जल विद्युत परियोजना, और पहली बहुउद्देशीय नदी जल विद्युत परियोजना वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी के आधार पर बनाई गई थी। ठीक है। तो इसका आंसर लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। चूखा जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। ये वांगचू नदी पे बनी है। वांगचू नदी कहाँ है? भूटान। भारत और भूटान मिलकर के जल विद्युत बनाएंगे। भारत उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा भूटान को, और ये वांगचू नदी पर बनी है। ठीक। 1970 से इस पर काम चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल ऊर्जा खपत में इनमें साधनों का आधार पर इनका सही आरोही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे बताया है। सबसे ज़्यादा कोयला से बनती है बिजली हमारे देश में, लगभग 60%। फिर पेट्रोलियम, फिर जल विद्युत, फिर प्राकृतिक गैस। तो पहला आंसर इसका सही हो जाए। ठीक। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापना 1897 में कहाँ हुई थी? अभी हमने बात करी थी 1902 से 1905 में कावेरी शिव समुद्रम। लेकिन यहाँ 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में सबसे पहले प्रयास किया गया था। पश्चिम बंगाल में 1897 में ये जल विद्युत परियोजना प्रारंभ करने का। ठीक है। फिर उसके बाद में शिव समुद्रम में। चलो, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटीई का मतलब क्या है? तो दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा का मतलब होता है जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका क्षरण कम से कम हो और प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बना रहे, के लिए जो काम करता है वो ओटीई का मतलब होता है समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा। इसका मतलब होता है ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक। ओशियन थर्मल एनर्जी, समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की ऊर्जा के सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो इसमें कौन सी ऊर्जा है जिसमें सबसे कम वायु प्रदूषण होगा? तो जाहिर सी बात है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। इससे कम क्या होगा? सब प्रदूषण कम होगा, बाकी से हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। में दिया गया है एक तरफ हस्तशिल्प केंद्र और दूसरी तरफ दिया गया है स्थानों का नाम। कौन सा हस्तशिल्प केंद्र, हैंडलूम सेंटर है, वो उसको बताना है। मौन कहाँ है? मौन जो है आपका नागालैंड में है। नलवाड़ी कहाँ है? नलवाड़ी असम में है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है और तुरा जो है मेघालय में है। इसका नाम याद रखिएगा कि मौन हस्तशिल्प केंद्र नागालैंड में, नलवाड़ी असम में, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में और तुरा मेघालय में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, कौन उत्सर्जन करके ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों से कोयला दहन से उत्सर्जित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, क्या क्या उत्पादित होता है कोयला के दहन से? तो तीनों उत्पादित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, सल्फर के ऑक्साइड भी SO2 उत्सर्जित होते हैं। तीनों उत्सर्जित होते हैं। तो तीनों निम्नलिखित में से जैविक संसाधन कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो जैविक संसाधन कोयला है, मछली है, पेट्रोलियम है, लेकिन शुद्ध जल संसाधन ये जैविक संसाधन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जैविक संसाधन नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन में आएगा, लेकिन ये जैव अजैव घटक से अलग है ये। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का अभी दुनिया में चौथा स्थान है और आगे स्थान में लगातार प्रयासरत है। भारत की वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? दोस्तों यह जो है
वर्तमान में पहले 2020 तक इसका डेटा था, 2020 तक। अब 31 दिसंबर 2022 तक कितना हो गया है? 410.3 गीगावाट। अब कितनी क्षमता हो चुकी है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में? ठीक, मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ठीक है, और जियोथर्मल एनर्जी और लघु जल विद्युत परियोजनाएं, उनके माध्यम से टोटल कितनी ऊर्जा क्षमता है भारत की कैपेसिटी? 31 दिसंबर 2022 के अनुसार 410.3 गीगावाट, और 2030 तक जो लक्ष्य है वो 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक हम कितना लक्ष्य रखेंगे? 500 गीगावाट उत्पादित कर लेंगे, लेकिन 410 तो अभी भारत 2022 में कर लिया, तो 500 गीगावाट 2023 नहीं, 21 साल में क्या कर लेगा? हासिल कर लेगा। इतना तेजी से टेक्नोलॉजी के कारण हमारे देश में इस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसको सबको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे पारंपरिक जैविक ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, उनका प्रयोग कम हो और वैकल्पिक स्रोतों से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। इसीलिए इस दिशा में भारत का कदम बहुत ही अच्छा, सराहनीय है, और हम सभी भारतवासियों को भी प्रयास करना चाहिए व्यर्थ में एनर्जी का उपयोग ना करें। ठीक, बिजली का उतना ही उपयोग करें जितना हमारे लिए उपयोगी हो। इस तरीके से दोस्तों हमने विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ कठिन, कुछ सरल प्रश्नों को अपने इस डिस्कशन में देखा, और कुछ फैक्ट आपको मैंने एक सभी बताए। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी वीडियो को लगातार आप देखते रहें, अपना सहयोग हमें बनाए रखें, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपको बहुत अच्छी कंटेंट के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताते चलें। और इस वीडियो को आप लगातार बार बार देखें ताकि यह आपको याद हो जाए। ठीक, एक दो बार जब आप देख लें तो दोबारा आप स्पीड को बढ़ा करके इसको लगातार देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।